ลิปนี้จะเป็นการอ่านอย่างเดียวนะครับทุกบทอ่าโดยอ่านเฉพาะเนื้อหาไม่แปลนะครับอ่าบทเรียนยังมีดำเนินอยู่ต่อไปเหมือนเดิมอันนี้เป็นคลิปพิเศษเฉพาะฝึกการอ่านเท่านั้นโดยจะทำคล้ายๆคาราโอเกะวิ่งไปแบบนี้ด้วยนะครับจะได้รู้ว่าอ่านไปถึงคำไหน เริ่มที่อ่าหน้าแรกเรื่องแรกที่เราเรียนไปก็คือนี่นะครับเริ่มเลยครับ हिंदी भाषा का उद्भव एवं हिंदी साहित्य का काल विभाजन ผมอ่านอีกรอบหนึ่งดีกว่าเมื่อกี้อาจจะเร็วไปครับ हिंदी भाषा का उद्भव एवं हिंदी साहित्य का काल विभाजन हिंदी भारत में उसका प्राचीनतम रूप संस्कृत है। संस्कृत का काल मोटे रूप से 1500 ईसवी पूर्व से 500 ईसवी पूर्व तक माना जाता है। संस्कृत भाषा के भी दो रूप मिलते हैं। एक भाषा वैदिक संस्कृत है जिसमें वैदिक वाङ्मय की रचना हुई जिसमें वैदिक वाङ्मय की रचना हुई है और दूसरी लौकिक या क्लासिकल संस्कृत है जिसमें वाल्मीकि व्यास कालिदास आदि की रचनाएं हैं 500 ईस्वी 500 ईस्वी पूर्व के बाद संस्कृत भाषा काफी बदल गई जिसे पाली की संज्ञा दी गई है इसका काल 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी तक है बौद्ध ग्रंथों में पाली का जो रूप मिलता है वह इस बोलचाल की भाषा का ही शिष्ट और मानक रूप था पहली ईसवी तक आते आते यह बोलचाल की भाषा और परिवर्तित हुई तथा पहली ईसवी से 500 ईसवी तक का इसका रूप प्राकृत नाम से कहा गया इस काल में क्षेत्रीय बोलियां कई थीं जिनमें मुख्य शौरसेनी पैशाची व्राजट महाराष्ट्री मागधी और अर्धमागधी प्रमुख थीं प्राकृत प्राकृतों से ही विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास हुआ अपभ्रंश भाषा का काल मोटे रूप से 500 ईसवी से 1000 ईसवी तक है आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से इस प्रकार माना जा सकता है अपभ्रंश आधुनिक भाषाएं तथा उपभाषाएं शौरसेनी पश्चिमी हिंदी राजस्थानी पहाड़ी गुजराती पैशाची लहंदा पंजाबी राजड़ सिंधी सिंधी महाराष्ट्री मराठी मागधी बिहारी बांग्ला उड़िया असमिया अर्थमागधी पूर्वी हिंदी उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के शौरसेनी अपभ्रंश के शौरसेनी अर्थमागधी और मागधी रूपों से
हुआ है। हिंदी प्रदेश उपभाषाएं तथा बोलियां। हिंदी भाषा का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार है, जिसे हिंदी भाषी प्रदेश कहते हैं। इस पूरी क्षेत्र में हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, जिनके अंतर्गत मुख्यतः 10 बोलियां हैं। उपभाषाएं, बोलियां। एक, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली या कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणी, बुंदेली, कन्नौजी। दो, पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तीन, राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी, जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी, मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी, मालवी। चार, पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली। पांच, बिहारी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। खड़ी बोली। खड़ी बोली में खड़ी बोली में खड़ी शब्द का अर्थ विवादास्पद है। कुछ लोगों ने खड़ी का अर्थ खरी, पूरे, अर्थात शुद्ध माना है, तो दूसरों ने खड़ी, स्टैंडिंग। खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है तथा इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद है। लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली बहुत संपन्न है और इसमें नाटक, लोक कथा, लोकगीत आदि पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी तथा दक्षिणी एक सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित है। ब्रज भाषा। ब्रज का पुराना अर्थ पशुओं या गौओं का समूह आ, गौओं का समूह या चरागाह या चरागाह आदि है। पशुपालन की प्रधानता के कारण ये क्षेत्र ब्रज कहलाया और इसी आधार पर इसकी बोली ब्रज भाषा कहलाई। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। ब्रज भाषा आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बरेली तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। साहित्य और लोक साहित्य दोनों ही दृष्टियों से ब्रज भाषा बहुत संपन्न है। हिंदी प्रदेश के बाहर भी भारत के अनेक क्षेत्रों में ब्रज भाषा में साहित्य रचना होती रही है। सूरदास, रहीम, रसखान, बिहारी आदि इसके प्रमुख कवि हैं।
अवधि। इस बोली का केंद्र अयोध्या है। अयोध्या का ही विकसित रूप अवध है, जिससे अवधि शब्द बना है। अवधि का क्षेत्र लखनऊ, इलाहाबाद, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच आदि है। अवधि में साहित्य तथा लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में हैं। दोनों ही पर्याप्त मात्रा में हैं। इसके प्रसिद्ध कवि जायसी, तुलसीदास आदि हैं। पश्चिमी राजस्थानी। राजस्थानी का यह रूप पश्चिमी राजस्थान अर्थात जोधपुर, अजमेर, जैसलमेर, बीकानेर आदि में बोला जाता है। इसे इसे मारवाड़ी भी कहते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश सौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। मारवाड़ी में साहित्य तथा लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में हैं। मीरा के पथ इसी भाषा में हैं। हिंदी नाम और उसके विभिन्न रूप। हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत शब्द सिंधु से माना जाता है। सिंधु सिंध नदी को कहते थे और उसी आधार पर इसके आसपास की भूमि को सिंधु कह सिंधु कहने लगे। यह सिंधु यह सिंधु शब्द ईरानी में जाकर हिंदू और फिर हिंद हो गया और इसका अर्थ हुआ सिंध प्रदेश। बाद में ईरानी धीरे धीरे भारत के अधिक भागों से परिचित होते गए और इस शब्द के अर्थ में अर्थ में विस्तार होता गया तथा हिंद शब्द धीरे धीरे पूरे भारत का वाचक हो गया। वस्तुतः शब्दों में अरबी, फारसी तथा संस्कृत की अधिकता की बात छोड़ दे तो हिंदी और उर्दू में कोई खास अंतर नहीं है। दोनों ही एक ही भाषा की दो शैलियां हैं। प्रारंभ में हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदी और उर्दू दोनों के लिए होता था। अनुमान है कि 19वीं सदी के प्रथम चरण में अंग्रेजों की विशेष भाषा नीति के कारण ही इन दोनों को अलग अलग भाषाएं माना जाने लगा। उर्दू को मुसलमानों से जोड़ दिया गया तो हिंदी को हिंदुओं से। हिंदी साहित्य का काल विभाजन। ईसा की 10वीं शताब्दी में भारत में जो उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ वह प्राचीन हिंदी का विकास है। इसके पूर्व लोक भाषा में साहित्य का लेखन होता रहा। प्राचीन हिंदी के आरंभ और अपभ्रंश के अंत के बीच में सिद्धों, नाथों, जैनियों तथा लोक साहित्यकारों का साहित्य उपलब्ध होता है। 11वीं शताब्दी के मध्य 11वीं शताब्दी के मध्य में अपभ्रंश के दोहा काव्य का खूब प्रचलन था। बौद्धों और जैनियों ने अपने धार्मिक ग्रंथ लिखकर हिंदी का विकास किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में जो कार विभाजन किया वह विद्वानों
तथा छात्रों के बीच काफी प्रचलित रहा। शुक्ला जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को चार कालों में बांटा। एक, आदिकाल या वीर गाथा काल या चारण काल, संवत 1050 से 1375 तक, लगभग 1000 ईस्वी से 300 ईस्वी तक। ขอโทษอันนี้ผมพิมพ์ผิดไปที่ต้องมีเลขหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับผมลืมแก้อันนั้นตรงนี้ต้องอ่านว่า लगभग 1000 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक ตรงนี้ต้องมีเลขหนึ่งด้วยครับभक्तिकार दो, भक्तिकार या पूर्व मध्यकार, संवत 13,000, संवत 1375 से 1700 तक,หรือตรงนี้จะอ่านว่า1,700ก็อ่านว่า1700 तक, लगभग 1300 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। रीतिकार या उत्तर मध्यकाल का या श्रृंगार काल, संवत 1700 से 1900 तक, लगभग 1650 ईस्वी से 1800 या 1850 ईस्वी तक। आधुनिक काल या गद्य युग या स्वतंत्रता काल, संवत 1900 หรือจะอ่านว่า1900 से अब तक, लगभग 1850 ईस्वी से,หรือจะอ่านว่า लगभग 1850 ईस्वी से। शुक्ला जी ने इस काल विभाजन में इतिहास को समयानुसार आदि, मध्य, आधुनिक में बांधने के साथ साथ वीर, भक्ति, रीति, गद्य आदि उस कार्य की प्रमुख प्रवृत्ति को भी आधार बनाया है। उनके कार्य विभाजन में स्पष्टता, सुबोधता तथा सुसंगति है। यही कारण है कि आने वाले मध्य में, आने वाले समय में, यही कारण है कि आने वाले समय में भी उनके द्वारा किए गए काल विभाजन को आधार बनाया जाता रहा। हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल निर्धारित वीरगाथा काल नाम सबसे अधिक विवादास्पद रहा है। आचार्य शुक्ल ने संवत 1050 से 1375 तक के समय को वीरगाथा काल की संज्ञा दी है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ला जी के नामकरण से सहमत नहीं थे। द्विवेदी जी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का आदिकाल में स्पष्ट किया है कि धार्मिक, उपदेशात्मक और आध्यात्मिक विचारों से परिपूर्ण होने के कारण यदि जैन, नाथ और बौद्ध साहित्य की पुस्तकें त्याज्य हैं, त्याज्य हैं, तो इसी धार्मिक स्रोत से निकलने वाले भक्ति साहित्य को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, स्वर्ण युग, स्वर्ण युग कैसे माना जा सकता है। अतः आदिकार नाम देना ही उचित है।โอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะอ่านบทใหม่ในคลิปต่อไปนะครับโอเคสวัสดีครับ